जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है, उसी तरह क्षुधा से बावला मनुष्य जरा जरा सी बात पर तिनक जाता है। लाल बिहारी को भावच की यह डिठाई कि भाभी ने ऐसा कह दिया, बस पावशेर ही तो घी था, पाव 250 ग्राम, वो बात उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और उसने अपनी भाभी को जैसे उसके मायके का ताना मार दिया, जैसे तुम्हारे मायके में तो घी की नदियां बहती हो, मतलब तुम इतने रईस घर से आई हो कि पूरा दिन घर में घी में ही खाना बनता हो, ऐसा उसने ताना मार दिया। तो एक जो लड़की होती है उसे वो सब कुछ सह लेती है, लेकिन अपने मायके की निंदा, अपने मायके की बुराई, मायका यानी कि उसके माता पिता का घर, उसकी बुराई वो किसी भी हालत में सह नहीं सकती। इसलिए लाल बिहारी सिंह की जब ये बात उसने सुनी आनंदी ने, तो आनंदी को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आया और आनंदी ने भी उसे ताना मारा। तिनक कर बोला, मायके में तो जैसे घी की नदी बहती हो। स्त्री का स्वभाव क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्त्री गाली सह लेती है, मार भी सह लेती है, पर उससे मायके की निंदा नहीं सही जाती। मायके मतलब उसके अपने माता पिता, ये अभी ससुराल में है तो उसके अपने माता पिता की निंदा मतलब हिट्रेट, उसकी बुराई करना वो किसी भी हालत में सह नहीं सकती। शी कांट टॉलरेट। आनंदी मुंह फेर कर बोली, हाथी मरा भी तो 9 लाख का, मतलब जैसे तुम्हारे घर में इतना ज़्यादा विलासी जीवन तुम लोग जी रहे हो और तुझे इतना बड़ा गुस्सा आ रहा है, वहाँ इतना घी तो नित्य नाई कहार खा जाते हैं। अभी ये भी ताना देते हुए उसे कहती है, हाथी मरा भी तो 9 लाख का। इसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी तरह से मैं बताती हूँ। इतना मेरे मायके में तो इतना घी जो है नाई कहार कहा जाते, मतलब नौकर चाकर ही इतना घी हमारे घर में खा लेते हैं। तुम्हारे घर में तो हम लोग ये खा रहे हैं, हमारे घर में तो नौकर चाकर जो है ना वो लोग ये घी खा लेते हैं। ठीक है, हाथी मरा भी तो 9 लाख का। यह वाक्य आनंदी ने लाल बिहारी को उस समय कहा जब वो घी के कारण उससे झगड़ता है और कहता है कि तुम्हारे मायके में तो जैसे घी की नदियां बहती हो। यह सुनकर आनंदी को बहुत क्रोध आया। उसने कहा, हाथी मरने के बाद जैसे 9 लाख का होता है, इतना घी तो वहाँ हमारे यहाँ नाई कहार खा जाते हैं। हमारे यहाँ पर नाई कहार मतलब नौकर चाकर खा लेते हैं। हाथी जब मर जाता है तो उसके टस्क होते हैं ना, पता है ना वो कितने वैल्यूबल्स रहते हैं, उसकी हर चीज़ वैल्यूबल रहती है, तो उसकी इतनी कीमत बढ़ जाती है। जैसे तेरा पावशेर घी क्या ख़त्म कर दिया मैंने, तो इतनी बड़ी बात कर रहा है, जैसे कोई 9 लाख का मैंने तेरा नुकसान कर दिया। तुम्हारे यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, मेरे मायके में तो इतना सारा जो घी है वो नौकर चाकर खा लेते हैं। तुम्हारे घर में तो वैसे भी कुछ है नहीं, वो तो आई थी जिस घर में तो उसके ससुराल में तो कुछ खास फैसिलिटीज़ थी नहीं, तो ऐसे वो ताना मारकर वो भी कहती है। लाल बिहारी जल गया, मतलब उसका गुस्सा और भड़क गया। लाल थाली उठाकर पटक दी, उसको जो खाना दिया था आनंदी ने वो उठाकर ऐसे हट करके अपनी भाभी के मुंह पर दे मारी और बोला, जी चाहता है जीभ खींच लूँ, मतलब तुम्हारी जुबान जो मैं खींच लूँ। अपनी बड़ी भाभी से ऐसा कह रहा है वो। आनंदी को भी क्रोध आ गया, मुंह लाल हो उठा, बोली, वे होते तो आज मजा चखा लेते, मतलब अगर मेरे हस्बैंड होते तो तुझे जरूर सबक सिखाते, मतलब तू मेरे से छोटा देवर है तू मेरा, और तू मेरे से ऐसे बदतमीजी से बात कर रहा है। अगर श्रीखंड सिंह होते तो वो तुझे बता देते कि तू ऐसे, तेरी जुर्रत कैसे हुई, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसी बात करने की। अब अनपढ़ उज्जड़ लाल बिहारी से रहा ना गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट अवतरण, इसके पहले वाला भी और ये भी अवतरण पूछा जाएगा। अब अनपढ़, ही इज नॉट एजुकेटेड, उज्जड़, उसको कोई डिसेंसी नहीं है, कोई तमीज़ नहीं है बात करने की, लाल बिहारी से न रहा गया। खड़ाऊँ उठाकर आनंदी की ओर से जोर से फेंकी और बोला, खड़ाऊँ मतलब पहले के ज़माने में वुडन स्लीपर्स पहना करते थे, उसने वो स्लीपर उठाई और सीधा उठा के अपनी भाभी को मार दिया उसने। हाउ बदतमीज़ ही, देखो कितना बदतमीज़ है कि अपनी भाभी को उठाकर उसने उस चप्पल से मार दिया। जिसके गुमान पर फूली हुई हो उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी। अब वो गुस्सा दिखाकर बोल रहा है कि जिसके गुमान पर, मतलब तुम्हें तुम्हारे पति पर बहुत ज़्यादा गर्व है ना, उसको भी, तुम्हारे पति को भी देखूंगा और तुम्हें भी। क्योंकि लाल बिहारी इस समय पूरी तरह से गुस्से में है, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो अपनी भाभी से किस प्रकार व्यवहार कर रहा है, किस प्रकार बात कर रहा है। तो ये सुनकर आनंदी को और गुस्सा आता है। आनंदी ने हाथ से खड़ाऊँ रोकी, मतलब जैसे उसने चप्पल फेंकी ना तो उसने हाथ से ऐसे रोक दी, तो उसे सिर पे तो चोट नहीं आई पर उसके हाथ पे चोट लगी। सिर बच गया पर उंगली में काफ़ी चोट आई। क्रोध के मारे हवा से हिलते हुए पत्ते की भांति कांपती हुई, तो उसको इतना गुस्सा आया, क्योंकि कोई देवर अपनी भाभी पर हाथ उठाए तो उसे कितना अपमानित सा महसूस होगा। तो वो आनंदी बड़ा अपमानित सा महसूस करते हुए जाकर कमरे में बैठ गई और अपने कमरे से निकली ही नहीं।
कांपती हुई अपने कमरे में आकर खड़ी हो गई। स्त्री का बल और पुरुषत्व का घमंड होता है, मतलब स्त्री का बल, स्त्री की ताकत जब वो अपने ससुराल में होती है तो उसका सपोर्ट कौन होता है? उसका हस्बैंड ही सबसे बड़ा सपोर्ट होता है। वो ही उसके इस घर अभी इस समय प्रेजेंट नहीं था। आनंदी खून का घूंट पीकर रह गई, क्योंकि इस समय ये बृहस्पतिवार का दिन था, थर्सडे, जिस दिन झगड़ा हुआ था ये गुरुवार का दिन था। और श्रीकांत सिंह शहर से कब लौटता था? सैटरडे, शनिवार के दिन आता था। तो वो चुप करके, इम्पोर्टेंट ये है मुहावरा, खून का घूंट पीकर रह जाना, गुस्से को सहन कर जाना। श्रीकांत सिंह शनिवार को घर आया करते थे। बृहस्पतिवार को यह घटना घटी थी। इंसिडेंट, घटना, इंसिडेंट। बृहस्पतिवार, थर्सडे, गुरुवार। मैम, खून का घूंट पी जाना मतलब? खून का घूंट पीकर रह जाना, गुस्से को सह जाना, अपमान को सह जाना। बृहस्पतिवार को यह घटना घटी। 2 दिन तक आनंदी कौप भवन में ही रही, मतलब अपने कमरे में ही बैठी रही, निकली ही नहीं बाहर कमरे से। बिल्कुल गुस्से में इंतजार कर रही थी कब मेरा पति आए और मैं उसे बताऊं। न कुछ खाया न कुछ पिया, बस श्रीकांत सिंह की बाट देखती रही। बाट यानी कि उसकी राह, उसका इंतजार करती रही। अंत में शनिवार को वे नियमानुसार जिस समय वो आते थे, संध्या समय घर आए और बाहर बैठकर कुछ इधर उधर की बातें, कुछ देश काल संबंधी समाचार तथा कुछ नए मुकदमे आदि की चर्चा करने लगे। वो श्रीकांत सिंह जब भी गांव में आते, अपने घर आते, तो घर के जो लोग थे, उसके गांव के जो आसपास के लोग थे, उसके घर के पहले के ज़माने में बड़े बड़े आंगन होते थे घरों के बाहर, आकर बैठ जाते थे। शहर में क्या हो रहा है, इसकी चर्चा, उसकी चर्चा, क्या हुआ क्या नहीं, ऐसे शहर की खबरें सुनाकर वो बैठ जाता था। बाद में अपने अंदर कमरे में आता था, अपने घर में अंदर प्रवेश करता था। तब तक आनंदी को और भी गुस्सा आ रहा था कि शाम से आया हुआ है लेकिन बाहर बैठ के लोगों से बातें कर रहा है। उसको पता ही नहीं है कि घर में क्या कलह हो गई है, क्या झगड़ा हो गया है। यह वार्तालाप 10 बजे रात तक होती रही, मतलब लोगों का जो बातचीत, गांव वालों के साथ जो वार्तालाप चलता रहा, वो कितने, रात के 10 बजे तक। गांव के भद्र पुरुषों को इन बातों में ऐसा आनंद मिलता था, मतलब भद्र मतलब गांव के जो, जिनको सिर्फ बातूनी जो लोग होते थे ना, उनको इन गॉसिप्स में बड़ा मजा आता था, तो आ जाते थे बात करने। आनंद मिलता था कि खाने पीने की भी सुध न रहती थी, मतलब उनको ये भी नहीं लगता था कि अरे 10 बज गए, ये भी गांव शहर से आया है, अपने घर आया है, कि ये भी अपने घर में समय देगा। नहीं, हमें तो गॉसिप्स ही करनी है, हमें तो बातें ही करनी है, ऐसे ही समय बिता देते थे। श्रीकांत सिंह को पिंड छुड़ाना मुश्किल हो जाता था, पीछा छुड़ाना, पिंड छुड़ाना, पीछा छुड़ाना उनसे। ये 2-3 घंटे आनंदी ने बड़े कष्ट से काटे। अभी आनंदी को बड़ा गुस्सा आ रहा है, वो सुन रही है अपने हस्बैंड को, वो बाहर बैठे हुए, उसको अपनी अंदर की भड़ास से, अंदर उसके भी गुस्सा भरा हुआ है अपने देवर के प्रति, वो बताना है, लेकिन पति जो है बाहर गॉसिपिंग में लगा हुआ है, उसे गुस्सा आया। किसी तरह भोजन का समय आया, पंचायत उठ गई, मतलब जो लोग बैठे थे वो उठ गई। एकांत हुआ तो लाल बिहारी ने कहा, अब देखो यहाँ पर आनंदी के बात करने से पहले लाल बिहारी देखो कितना सयाना है। लाल बिहारी और उसके पिताजी अपने भाई को, अपने बेटे को भड़का रहे हैं आनंदी के खिलाफ कि तेरी जो बीवी है घर में ठीक से चलती नहीं है, ठीक से पकाती नहीं है, हमसे बदतमीजी से बातें करती है। तो श्रीकांत सिंह को पहले से ही उल्टा बता दिया, किसने? लाल बिहारी ने, कि अपनी बीवी को बोलो संभाल कर बात किया करे हमसे। और ये नहीं बताया कि उसने उठाकर उसको मारा है, ये नहीं बताया, लेकिन अपनी भाभी के खिलाफ 4 शब्द उसने पहले से अपने भाई के कान में डाल दिए। लाल बिहारी ने कहा, भैया आप जरा भाभी को समझा दीजिएगा कि मुंह संभाल कर बातचीत किया करे, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ मतलब कुछ भयानक हो जाएगा। बेनी माधव सिंह ने बेटी की ओर से साक्षी दी। बेनी माधव सिंह जो है पिताजी, किसके? श्रीकांत सिंह और लाल बिहारी। अभी यहाँ पर बेनी माधव सिंह ने समझदारी दिखानी चाहिए थी, अपने छोटे बेटे को डांटना चाहिए था, उसे बोलना चाहिए था कि तूने अपनी भाभी के साथ ऐसा व्यवहार किया, लेकिन उन्होंने ऐसा ना करते हुए अपने छोटे बेटे की बदतमीजी में उसका साथ दिया। उसने जो गलती की थी उसका साथ देते हुए उन्होंने भी श्रीकांत सिंह को अपनी बीवी के खिलाफ भड़का दिया। समझ में आया यहाँ तक? कि साक्षी दी, मतलब साक्षी मतलब विटनेस करते हुए बोले, हाँ बहू बेटियों का यह स्वभाव अच्छा नहीं, मर्दों के मुंह लगे। मर्द मतलब जेंट्स के मुंह लगे। हाँ, बेनी माधव सिंह ने बेटी की ओर से साक्षी दी, हाँ बहू बेटियों का यह स्वभाव अच्छा नहीं है, मर्दों के मुंह लगे। लाल बिहारी बोला, वे बड़े घर की बेटी हैं तो हम भी कोई कुर्मी कुमार नहीं है, मतलब वो अगर किसी रिच फैमिली से हैं तो हम भी कोई ऐसे वैसे फैमिली से नहीं हैं। श्रीकांत सिंह ने चिंतित स्वर से पूछा, मतलब वो चिंता जताते हुए
आखिर बात क्या हुई? लाल बिहारी ने कहा, कुछ भी नहीं, यूं ही आप उलझ पड़ी। मायके के सामने हम लोगों को कुछ समझती ही नहीं। मतलब वो अपने मायके को इतना बड़ा समझती है कि हम लोग जो है उसके आगे ससुराल वाले जो है उसके, वो हमको वैल्यू नहीं करती। श्रीखंड सिंह पान खाकर आनंदी के पास गए। वह भरी बैठी हुई थी मतलब वो बहुत गुस्से में भरकर बैठी हुई थी। भरी बैठी थी मतलब वह गुस्से में थी। ये हजरत भी कुछ तीखे थे। अभी श्रीखंड सिंह ने थोड़े तीखे स्वभाव से पूछा। आनंदी ने पूछा, चित्त तो प्रसन्न है? आनंदी ने नहीं, हाँ, आनंदी ने पूछा अपने हस्बैंड से, चित्त तो प्रसन्न है मतलब तुम ठीक तो हो? श्रीखंड सिंह बोले, बहुत प्रसन्न है, पर तुमने आजकल घर में यह क्या उपद्रव मचा रखा है? तुमने ये घर में कौन सी लड़ाई झगड़ा, उपद्रव मतलब झगड़ा, क्रोध क्या करके रखा है? उत्पात, किस प्रकार ये उल्टी सीधी बातें कर रही हो? घर में बड़ों से मान सम्मान से बातें नहीं कर रही हो, उनसे उल्टी सीधी बातें कर रही हो। आनंदी की त्योरी चढ़ गई, गुस्सा आना, त्योरी चढ़ जाना, अत्यधिक क्रोध आना। झुंझलाहट के मारे बदन में ज्वाला सी दहक गई। अभी उसको भली बात, झुंझलाहट मतलब इतना ज़्यादा उसे गुस्सा आया, ज्वाला सी बढ़े मतलब पूरे बदन में जैसे उसे गुस्से की आग लग गई, क्योंकि उसकी गलती नहीं थी, उसके बावजूद उसका जो हस्बैंड है उसको ये शब्द सुना रहा है बिना उसकी बात सुने, तो उसे और भी गुस्सा आया। बोली, जिसने तुम्हें ये आग लगाई है उसे पाऊं तो मुंह झुलस दूं। जिसने तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काया है, अगर मैं उसको अपने सामने देखूं तो उसके मुंह में भी मैं आग लगा दूं। मतलब वो इतनी गुस्से में थी।